नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री इसलिए कहा ना कि अब पता नहीं कब मुख्यमंत्री बनेंगे, आप होपफुली बन जाएंगे दोबारा से। तो अभी आप बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग अटेंड करके आए हैं जी। तो आप कांग्रेस की पहले बहुत अटेंड की, दोनों में फ़र्क क्या लगा आपको? देखिए, राष्ट्रीय दल हैं दोनों और भारत के राजनीति में दोनों एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन जो ये मैं गया जिस सम्मेलन में पहली बार गया राष्ट्रीय परिषद के, तो यहाँ मिलना बड़ा आसान है और चाहे प्रधानमंत्री जी हों चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, आप उनसे बड़े सरलता से मिल सकते हैं और लोगों को कहना बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आप एक मित्र भाव का वातावरण है। तो रिजर्वेशन नहीं था जैसा कि मुझे AICC सेशंस में लगता था। आसान नहीं होता है वहाँ केंद्रीय नेतृत्व से मिलना और विचार। केंद्रीय नेतृत्व तो आपके यहाँ सिर्फ गांधी पर मिली ना, बाकी तो कुछ नहीं ना। केंद्रीय बाकियों से आप मिल ही लेते थे। देखिए ऐसा नहीं या बाकियों से भी मिलना मुश्किल होता है तब वहाँ? थोड़ा सा तो है ही कमी, तो थोड़ा सा कमी थी। तो यहाँ प्रधानमंत्री को मिल लिया डायरेक्ट जाके अकेले? आराम से जब भी चाहिए आप मंच पे चले जाइए, चाय साथ होता था, भोजन साथ होता था। इलाहाबाद में भी इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई। हाँ, पहली वो अटेंड की तो थी थोड़ा आपने। सा कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं का एक संपर्क अच्छा है। तो आपको एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने? आप आपको लगा ऐसे कई बार वहाँ होता क्या है, दूसरी पार्टी से लोग जाते हैं तो थोड़ी देर रिजर्वेशन होती है कई बार। तो क्योंकि मैं सांसद रहा 2 टर्म रहे और लोकसभा में कई नेताओं के साथ परिचय हुआ, हालांकि वो विपक्ष में थे उस वक्त, फिर मुख्यमंत्री रहा, तो एक संबंध तो बन ही जाता है। राजनीति में कोई दीवार तो होती नहीं है, तो संबंध वैसे भी मधुर थे और मुझे ऐसा नहीं लगा कि जैसे मैं कोई अपरिचित जगह आया हूँ। नहीं, ऐसा लगता है ना कई बार सेकंड क्लास बीजेपी लीडर आ गए हमारे पास, इस तरह का परिचय आप नहीं। अब सीनियरिटी जूनियरिटी के हिसाब से तो मैं जूनियर हूँ। हाँ, सीनियरिटी का तो आपका तो वहाँ तो संघ आयु तो नहीं है आपकी, क्योंकि आप शाखा में नहीं गए, तो वहाँ संघ आयु के हिसाब से होती है सीनियरिटी। मैंने जो देखा है वहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा माहौल ज़्यादा खुला हुआ है, जो कि पार्टी के लोकतंत्र के लिए अच्छा है। पर मेरे को लगती है विजय, आपको ऐसे परिवार से आते हैं जिसके कांग्रेस के साथ बड़े संबंध रहे, पुराने संबंध रहे। आपके पिताजी बहुत बड़े नेता रहे, आपकी बहन अभी भी कांग्रेस में हैं, आपके भाई भी अभी कांग्रेस में हैं। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि जैसे बहुगुणा जी ने इंदिरा जी को छोड़ा, परंतु कभी संघ के साथ नहीं गए? जब झगड़ा हुआ तो संघ से अलग होकर खड़े हो गए। तो वो एक आपके परिवार का सेक्युलरिज्म था। कई बार ये कहेंगे विजय बहुगुणा ने अपने परिवार को ही धोखा दे दिया सत्ता के लिए, ये एक हो सकता है आपके? ये एक भ्रामक प्रचार है। देखिए, एक युग की राजनीति दूसरे युग से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। हर युग की राजनीति अलग होती है, आधार अलग होते हैं। और अगर आप स्वर्गीय बहुगुणा जी की बात करें, तो जब राष्ट्र का प्रश्न आया था तो उन्होंने विद्रोह किया था कांग्रेस से। हाँ, कांग्रेस से किया था। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई थी उन्होंने। फिर उसके बाद मर्ज करे थे जनता दल में। और नानाजी देशमुख उस वक्त जो बड़े नेता थे और अडवाणी जी थे, उनके साथ मंत्रिमंडल में भी गए। तो कभी कभी राष्ट्रहित में, मेरे केस में मैं कहूँगा राज्य हित में निर्णय लेने पड़ते हैं। और काफ़ी परिवर्तन हो गया कांग्रेस की उस समय की जो विचारधारा थी, जो उनका जो फाइनेंशियल पॉलिसी थी, जो इंटरनेशनल पॉलिसी थी। अब कहाँ मतभेद रह गया कांग्रेस बीजेपी में? और कोई व्यक्ति किसी दल पे जाने से उसके जो मौलिक विचार है वो नहीं बदलते। हर आदमी, मैं कोई कहा मैं सेकुलर नहीं रह गया तो वो गलत बात है। और हर आदमी की अपनी विचारधारा होती है। और भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री का जो व्यक्तित्व है उससे प्रभावित हूँ, और अत्यंत प्रभावित हूँ। मैं नहीं, कांग्रेस के कई नेता कई राज्यों में बीजेपी में गए, देश की जनता ने उनको स्वीकार किया। नहीं, मोदी की बात मैं आपसे बाद में करूंगा क्योंकि आप मिले उनसे, आपका एक्सपीरियंस होगा। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि बहुगुणा जी जब जनता पार्टी टूटी तो बीजेपी के साथ नहीं गए। जी ठीक है, तो कांग्रेस में वापस चले गए। हाँ, उन्होंने अपना दल बनाया। उसके बाद मिसेस गांधी ने उनको वापस बुलाया तो चले गए मिसेस गांधी के पास। उसको तो सेक्युलरिज्म के खिलाफ जो उनका एक नारा था, उसके प्रति कई बार लोगों के, आपके परिवारों को भी बात करते ऐसा लगता है कि विजय बहुगुणा जी ने सेक्युलरिज्म जो है अपने, बहुगुणा जी अपने स्वर्ग में बैठे अपने क्या सोच रहे होंगे आपको लगता है? देखिए, वो जानते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति देगी। देखिए, राजनीति में जिस प्रदेश में मैं हूँ, उत्तराखंड में, उस प्रदेश में आज 2 पार्टी सिस्टम है, या तो कांग्रेस है या बीजेपी। अब वहाँ कोई तीसरा दल नहीं है और मेरे पास वो क्षमता या वो कद भी नहीं है कि मैं अपना दल बना करके वहाँ राजनीति में। आप मुख्यमंत्री रहे, कद था आपका, तभी मुख्यमंत्री बने आप। पार्टी बनाने के लिए और पार्टी चलाने के लिए आप जानते हैं क्या व्यवस्था चाहिए और समय चाहिए, वो मेरे पास नहीं था। और 2 पार्टी सिस्टम में पर पहाड़ में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो भी उनके
पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनकी विचारधारा, उनके साथ तालमेल, उनका शासन जो मैंने देखा है, तो हमारे उत्तराखंड में कोई कटुता की राजनीति नहीं है और वहाँ पे कोई ये भी नहीं रहा किसी प्रकार का टेंशन। जिस तरह की टेप हुई वहाँ बस्टिंग ऑपरेशन हुए, जिस तरह की बातचीत थी, वो तो कटुता की राजनीति तो थी और क्या था। कटुता माने ये जो कट्टरपंथी में बात कर रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, मुख्यमंत्री है, कभी हमारे यहाँ कट्टरपंथी राजनीति नहीं हुई है। और मोदी जी का मैं आपको बता सकता हूँ, उनकी जो विचारधारा, कल भी उन्होंने वहाँ कहा कोझीकोड़े में कि माइनॉरिटीज़ को हमको सुना मैंने उनका जीतना चाहिए। और उन्होंने कांग्रेस में कहा यूएस के कि भारत का संविधान में गीता है, जब भारत का संविधान अगर पढ़िए तो भारत का संविधान में जो है वो धर्मनिरपेक्षता एक मौलिक, एक मूलभूत आधार है संविधान। भाई आपने जब चुनाव लड़ा वहाँ 2014 में, आप रहे, आपका बेटा चुनाव लड़ा, वो हार गया। उसके बाद सवाल ये कि चुनाव के दौरान 2014 तक 2015 तक आप बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे। नहीं, इस क्यों बोलते रहे? सिद्धांतिक मतभेद थे तभी बोलते रहे ना आप। 2015 में सडनली आपको क्या याद आ गया? 2014-12 में जब वहाँ चुनाव हुआ विधानसभा का, उस वक्त वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उनकी सरकार की जो नीतियाँ थी, सरकार की, पार्टी की नहीं होती, सरकार का कार्यशैली होती, उस कार्यशैली से लोग त्रस्त थे। तो हम जब चुनाव लड़े 2012 के विधानसभा का, तो हम भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के उनके जो राज्य में शासन था, केंद्र में तो उनका शासन था, उसके खिलाफ लड़े और अपने एक घोषणा पर लड़े, अपनी एक नीतियों पर लड़े कि हम आएंगे तो हम ये करेंगे। तो उस पर हम अभी भी स्टैंड करते हैं। हम पार्टी आई, सत्ता जीती और पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया। उनका नहीं, सवाल तो ये है ना कि आपको एडजस्ट कर, क्योंकि आपने सीनियर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में 2 बार एमपी रहे हैं आप, एक बार उससे पहले आपके भाई साहब जैसे हैं 3 बार चुनाव हारे हैं, उसके बाद सब कुछ हुआ, पर अब परिवार के लोग अभी भी, आपकी बहन बड़ी जो है वहाँ पर हैं, बैठी हुई हैं, पर आपको लगता नहीं कि एकदम सडनली तिरंगे से भगवा बनना आपके लिए कुछ थोड़ा मानसिक, जिसे कहते हैं, मैंने कभी आदमी को कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं और अगर व्यक्तिगत हित में निर्णय हो तो उस पर आप कोई प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। यहाँ कोई व्यक्तिगत हित नहीं था, यहाँ पे था हित कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो कि जिसने तिवारी जी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की पहले दिन से, मुझको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की पूरे दिन से, जिसने कि हमेशा उपद्रव और आपको 2 साल तो रखा ना उन्होंने। नहीं, तो हरीश रावत जी की मेहरबानी से नहीं था मैं तो जिस दिन आप गडकरी जी से पूछिएगा, जिस दिन मेरी ओथ हुई उस दिन हरीश रावत जी गए थे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के पास कि मुख्यमंत्री अगर उनको बनाया तो पार्टी तोड़ने को तैयार है। आप पूछिए गडकरी जी से, अध्यक्ष। तो एक वैसे व्यक्ति जिसने हमेशा बगावत करी, जब बागी को जब आपने वहाँ पे सत्ता दी तो भी मैं 2 साल कुछ दूसरा आपके खिलाफ चार्ज उस वक्त में जो अखबार पड़ा कि आपने जो AICC के ऑब्जर्वर थे उनके साथ कोई साठगांठ कर ली, डील कर ली थी, इसलिए आपको बना दिया। एक बात बता सकता हूँ कि जो कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो ये डील और ये कंसिडरेशन, ये सब बकवास की बातें हैं। मिसेस गांधी जैसी भी हैं, लेकिन चाहे कोई भी पार्टी का नेतृत्व हो उस वक्त, क्योंकि कांग्रेस पास स्पष्ट बहुमत नहीं था और 6 लोग थे, आप लोगों ने दूसरे लोगों से सपोर्ट की। 6 लोग थे, जो लोग 6 लोग त्रस्त थे हरीश रावत से, क्योंकि वो कांग्रेस छोड़ के लड़े थे, इंडिपेंडेंट थे। तो उनकी शर्त ये थी कि हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, उन्होंने सपोर्ट नहीं करेंगे। तो राजनीतिक वही 6 लोग फिर हरीश रावत को मान के बाद में राजनीतिक परिस्थितियों के उस समय मेरे नक्षत्र अच्छे थे, उन लोगों ने मुझे स्वीकार किया। पर फिर हटाया क्यों आपको? देखिए, लोकसभा का चुनाव होने वाला था, केदारनाथ की आपदा आई और केदारनाथ की आपदा में तो आज भी बहुत भाग्यवान समझता हूँ अपने को कि मुझे उतनी बड़ी आपदा में काम करने का मौका मिला। और अब आप जाइए पूछिए तो जो मैंने मानक बदले जो राहत दिए लोगों को, तो मुझे एक सेवा करने का मौका मिला। तो जब इतनी बड़ी आपदा आती है, सुनामी आती है, तो आप कुछ भी कर लें, कुछ ना कुछ तो असंतोष रहता है। लोकसभा का चुनाव आने वाले थे तो 4-5 महीने में, तो हरीश रावत जी ने एक बड़ा यहाँ पे एक वातावरण फैलाया कि साहब अगर मुख्यमंत्री बदल देते हैं तो जो आक्रोश है सरकार के खिलाफ वो खत्म हो जाएगा। और उन्होंने यह आश्वस्त किया राहुल गांधी जी को कि हम 5 सीट जीत लेंगे अगर आप मुख्यमंत्री बदल देते हैं। अब केंद्र का नेतृत्व निर्णय होता है, वो निर्णय मैंने स्वीकार किया, सर स्वीकार किया और 2 साल तक मैंने पूरी इनकी कार्यशैली देखी। मैंने कभी नहीं कहा हरीश रावत को हटाओ, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला गया तब मैं और मेरे साथी, मैं राजनीति अकेला तो करता नहीं, मेरे साथ विधायक हैं। पर लोगों का कहना है कि उस वक्त जो भी आपदा आई उसके अंदर जो फंड्स का हुआ, उसके करप्शन के चार्जेस आपके ऊपर लगाए कि आपने डाइवर्ट किए फंड या कॉन्ट्रैक्ट गलत दे दिए, ये उस वक्त छपा आपने देखा होगा। वो सब आपके अपने पार्टी के लोगों ने लगाया कि बहुगुणा जी को वो हरीश करप्शन की वजह से हटाया। हरीश रावत जी का पूरी भूमिका थी, एक उनका दुष्प्रचार था। अब तो 2.5 साल बीत गए, उसके बाद आज तक मुख्यमंत्री हरीश रावत जी एक उदाहरण नहीं ला पाए कि कहाँ अनियमितता की गई। इन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी से कमेटी बनाई, चीफ सेक्रेटरी ने पूरा एग्जामिन किया। देखिए,
6 महीने के में तो खाली मेरा कार्यकाल तो केवल उसमें निकल गया लोगों को बचाने बाहर निकालने में, और जो 118-130 गांव जो कट गए थे उनकी कनेक्टिविटी लाने में। सारा रिकंस्ट्रक्शन का काम तो तब हुआ जब ये मुख्यमंत्री हो गए। हमारे समय में तो रिकंस्ट्रक्शन काम शुरू ही नहीं हुआ था। नहीं, पर सवाल जी, फिर आपको लगता है कि आपने पार्टी इसलिए छोड़ी क्योंकि आपके हरीश रावत से नहीं बनती, या पार्टी कांग्रेस पार्टी से उब गए थे आप? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी से नफरत हो गई आपको? पिछले 2.5 साल से आप देखिए तो जब से सोनिया जी ने अपने को पीछे किया है और राहुल गांधी जी का नेतृत्व आया है, तो बड़े सम्मान के साथ कहूँगा, मेरे व्यक्तिगत सबका सम्मान करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी में क्षमता है कि वो एक इतने बड़े दल को या इतना बड़ा देश का नेतृत्व कर सकते हैं। हम किसके साथ जुड़े हैं, हमारा नेता कौन है? अगर हमको उसमें आप जुड़े थे सोनिया गांधी के लिए जुड़े थे? हमने एक उनके साथ एक कार्य किया था, उनके साथ हमने एक देखा था। अगर 2 बार एमपी बने, उनके जो अध्यक्ष थी दोनों, कांग्रेस 2 बार सत्ता में आई, उसमें उनका बड़ा योगदान है। लेकिन राहुल गांधी जी का नेतृत्व तो निरंतर राज्य चुनाव में लोग नकार रहे थे, लोकसभा चुनाव में नकार दिया, तो और उनके साथ 2 वर्ष तक मैंने समय मांगा, मुझे मिलने का समय नहीं दिया। तो आप इसलिए नाराज है कि राहुल गांधी आपसे नहीं मिले तो आपने पार्टी छोड़ दी? पार्टी से छोड़ दी क्योंकि उस पार्टी के लिए जिसके लिए पिताजी ने आपके इतने सेक्रीफाइस किए। नेतृत्व, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आपका जो चेयरमैन है उसमें कोई कॉम्पिटेंस नहीं है, उसमें कोई दूरदृष्टि नहीं है, वो आपका चला नहीं सकता, तो आप रैंकिंग छोड़ देंगे। मैं एक सेंटेंस में हाँ या ना पे सवाल पूछूंगा आपसे, सिर्फ सच्ची बात जो एक सेंटेंस में। आपका कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी की कार्यप्रणाली का, उनके काम करने तरीका, उनकी क्षमता ऐसी है कि उसके साथ आपका गुजारा, आप राहुल गांधी की वजह से ही पार्टी छोड़े, और कोई डिफरेंस नहीं थे आपके? बिल्कुल फैक्ट, सही बात, बिल्कुल फैक्ट है। अगर वो आपको बुला लेते, आपकी बातें मान लेते, तो आप शायद नहीं छोड़ते। बात क्या, हमें बात क्या थी इस पर? तो हम कभी आए नहीं अभी आपके साथ। प्रश्न ये था कि अगर केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड की उससे अपनी नजरें हटा दी और हम उसका ध्यान लाने, मुझसे नहीं, हाँ, जो भी बाकी आपके ठीक है, जो भी लोग थे, जो भी हरीश रावत के साथ खिलाफ लोग थे, उन सबको यहाँ डोर्स वर क्लोज्ड, तो वो क्या करेंगे उनको? और वो हरीश रावत क्या कर रहे थे? जितने विधायक और मंत्री जो मेरे साथ थे, उनको उनके क्षेत्र में कमज़ोर करने के लिए, उनको चुनाव में हराने के लिए, उनको आइसोलेट करने की तैयारी कर रहे थे। तो राजनीति में कोई मरता नहीं है, मरेगा नहीं। तो इसलिए वहाँ विद्रोह हुआ, और असम में विद्रोह हुआ, कहीं हरियाणा में विद्रोह हुआ, और राहुल जी विद्रोह अगर संभाल लेते तो संभालने के लिए कुछ निर्णय लेने पड़ते, कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ते। तो अगर कठोर निर्णय आप नहीं लेंगे तो निश्चित तौर पे फिर राज्य हित भी अपनी जगह है, पार्टी अपनी तो मतलब यही है कि अगर जो आप कहना चाहते थे उनको, जो कठोर निर्णय लेने पड़ते, अगर वो निर्णय ले लेते तो शायद विजय बहुगुणा आज भी कांग्रेस पार्टी में होते। मैं और मेरे साथियों से राय करता हूँ, जरूर रहते, ऐसा बात नहीं है कि हम छोड़ देते। पर इसके बाद आपके साथ सिर्फ 9 ही एमएलए क्यों खड़े रहे? पार्टी में अगर आपके साथ मेजोरिटी होती तो खाली 9 ही मिला आपको। देखिए, ऐसा है ना, अगर पार्टी में मेजोरिटी माइनॉरिटी का प्रश्न होता है, देखिए कोई भी व्यक्ति, ये बड़े जब विद्रोह होता है तो बहुत आदमी को आत्मचिंतन करना पड़ता है, आसान निर्णय नहीं होता है। 1 साल का कार्यकाल बाकी था, एक तो उसमें मिनिस्टर थे, 5 उसमें पार्लियामेंट सेक्रेटरीज थे, सबके पास स्टेटस था। लेकिन मैंने जैसा सबसे कहा, कुछ लोग, हमारे उत्तराखंड का चरित्र अलग है, वहाँ पे कहते हैं ना कि थोड़ा सा आत्मसम्मान ज़्यादा प्यारा है। हिमालय टूट सकता है, झुक नहीं सकता। पहाड़ी लोग जरा पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी लोग आपको हमारे उत्तराखंड में भीख मांगते, कहीं उसमें ये ठाकुर और ब्राह्मणों का झगड़ा तो नहीं था उसमें? कहीं कोई भीख आत्मसम्मान, उनके ब्राह्मण को चोट लग गई, ठाकुर। पूरे मंदिरों में आपको कोई भीख मांगता आदमी नहीं मिलेगा पहाड़ का। तो आत्मसम्मानी लोग हैं। मेरे फादर की संजय गांधी से नहीं पटी, मेरी राहुल गांधी से नहीं पटी। पर मेरे को यही लगता है कि जैसे अब आपने कहा कि आप जूनियर बीजेपी के कार्यकर्ता हो गए, आपने खुद कहा नहीं, जूनियर इन द सेंस कि एंट्री आपकी हैं, आपसे पहले वाले 3 मुख्यमंत्री वहाँ बैठे हुए हैं जहाँ पर बीजेपी की तरफ से, पर आपको एक मुख्यमंत्री से जूनियर कार्यकर्ता बनना, उसमें किस तरह रमाएंगे अपने आप को? मैं पूछूंगा ब्रेक के बाद, छोटा सा। आप सेंट्रल की पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और बेटे को वहाँ से चुनाव लड़ाने की कोशिश करेंगे? अभी तो मैं क्या नहीं कह सकता कि मैं आगे, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। उत्तराखंड में चुनाव होगा तो विजय बहुगुणा की लड़ाई हरीश रावत से है या कांग्रेस पार्टी से? सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं विजय बहुगुणा जी से। मैंने आपसे कहा कि आप बीजेपी में चले गए, अब तो आप पार्ट हो गए उसके, पर आपको लगता है कि बीजेपी ने जो आपके बारे में बड़े बड़े लोगों ने कहा, मैं एक जगह स्टेटमेंट पढ़ रहा था पिछले चुनाव में, आपके बारे में कहा, आपको अब्जॉर्व कैसे करेंगे, मैं साइकोलॉजिकल देखना चाहता हूँ। जैसे थावरचंद गहलोत ने कहा विजय बहुगुणा तो करप्ट हैं, करप्ट रहेंगे हमेशा, ये सुना आपने, पढ़ा होगा। देखिए तो वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं,
चुनाव जब कोई नया पद देने की बात आएगी तो अपनी बात याद आएगी, तो आपके ऊपर नुकसान होगा। देखिए, हालांकि चार्ज कोई नहीं प्रूव हुआ। देखिए, व्यक्तिगत जो बातें चुनाव में कही जाती हैं, वो कई बातें आप भी जानते हैं कि फॉर द सेक ऑफ इट कही जाती हैं, नाम लेके। और वो ठीक है। अब आप जब आप एक मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रचार करेंगे तो उसको आपको संत तो बाई इलेक्शन लड़ रहे थे जब, बस बाई इलेक्शन जब लड़ रहे थे तब आप संत तो बोलेंगे नहीं, है ना। तो राजनीति की हमारी थोड़ा सा क्या है कि आजकल कैरेक्टर एसेसिनेशन भारतीय राजनीति का एक गंदा पहलू बन गया है। और कैरेक्टर एसेसिनेशन एक ऐसा हथियार है कि जो आरोप लगाता है उसका तो छपता है, और जिस पे आरोप लगता है वो जनाल उसका कुछ नहीं छपता। तो ये हमारी भारतीय राजनीति का एक बड़ा एक गंदा पहलू आ गया है कि सबसे आसान चीज है कि किसी के चरित्र पे आप आरोप लगा। आजकल तो इंटरनेट है ना, सब कुछ दिखाई दे जाता है, कहाँ कब बोला कहाँ बोला। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, कोई भी आरोप अगर गंभीर होते हैं तो फिर वो दबते नहीं, छुपते नहीं। और मैं जो हूँ, मैं नहीं, वो बार बार कहते हैं आपको जज का इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि आपको चार्जेस लगे थे। जो मेरा कार्यकाल रहा, चाहे वो न्यायाधीश का रहा हो, चाहे वकालत का रहा हो, चाहे सांसद का रहा हो, कभी कोई ऐसा आरोप किसी के सामने ना ब्लैक में है ना व्हाइट में। लेकिन अगर आप आगे बढ़े, नहीं, अखबार तो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं ना, उसमें छपे हैं। देखिए, अखबार तो आप, मैं बहुत सम्मान के साथ कहूंगा, अगर आप कोई बात कहेंगे तो अखबार छापेगा। अखबार उसको वेरासिटी जज नहीं करता। अखबार, हाँ, वो तो एलिगेशन जो देंगे आप, जो लगाएंगे हम छापेंगे, वो लगाएंगे तो वो भी छापेंगे। मीडिया में जो, इसीलिए जो प्रेस रिपोर्ट्स होती हैं वो एडमिसिबल नहीं है एविडेंस में, हमारे एविडेंस एक्ट में नहीं है। इसलिए क्योंकि मैं कुछ कहूँगा आप छाप देंगे। थोड़ा सा ये वक्त है जब हमारा लोकतंत्र जो है कई फेजेस से गुजर रहा है, कि मीडिया को भी सोचना चाहिए कि कोई आरोप लगाने से पहले खुद स्वयं भी थोड़ी सी इंक्वायरी करनी चाहिए कि इसकी सत्यता है कि नहीं है। नहीं, हम लोग हमारे ज़माने में हम करते थे, पर थोड़ा ठीक है, आपकी बात ठीक है, आजकल कमी आई है थोड़ी। आप अगर मीडिया थोड़ा सा उसकी सत्यता पे खुद चला जाए और तब छापे तो थोड़ा सा उसकी गंभीरता भी बढ़ेगी। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं चुनाव में, हम लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कि कहते हैं फॉर द हेक ऑफ इट। नहीं, कांग्रेस के लोगों को कुछ मैं मिला उनसे बात की, उस वक्त की आप भी जानते होंगे। उनका ये है कि विजय बहुगुणा जो है ना, डायनेस्टिक चाहते थे, अपने बेटे को टिकट दे दिया, चाहते नहीं थे कांग्रेस, वो हार गए उसके बाद चुनाव में। आप बेटे को प्रमोट करना चाहते थे, अब इसलिए सब लड़ाई आपकी यही है कि आप अपने लिए नहीं लड़ रहे, बेटे के लिए लड़ रहे हैं। ये भी एक और आपकी बहन ने बड़ा कन्विंस करने की कोशिश की है, मत जाइए आप कांग्रेस। ये देखिए, ये बहुत हल्की बात है। टिकट पार्टी ने उनको 2 बार दिया, और दोनों बार जितना वोट पाए उतना कई उम्मीदवार पूरे चुनाव में नहीं पाए। जो जहाँ राउट हुआ कांग्रेस का, लाखों में कोई वोट नहीं पाया। मैंने मना किया था चुनाव लड़ने से, उसने भी मना किया था चुनाव लड़ने से, लेकिन अंत में पार्टी ने कहा आप लड़िए, वो लड़े। वो प्रोफेशनल आदमी है। ये कहना कि मैं उसको प्रमोट कर रहा था, मैंने 2.5 साल में हरीश राव जी से या इनसे अपने लिए, लड़के के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं मांगा। क्या एडजस्टमेंट मांगा? इन्होंने कॉर्पोरेशन बनाए, 135 लोगों को लाल बत्ती दी। मैंने तो नहीं कहा मेरे परिवार में किसी को दे दो, मेरे पुत्र को दे दो। तो ये देखिए, पार्टी की यही कमी है कि वो उन्होंने आदमी का क्यों गया, ये इनको आज भी समझ में नहीं आ रहा। भैया राजनीति में तो है ना, बहन आपकी कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही यूपी में, आप मुख्यमंत्री रहे, बेटा आपके एमपी का चुनाव लड़ा, दूसरा भाई आपका चुनाव लड़ा, सारे बहुगुणा चुनाव पॉलिटिक्स में है। राजनीति में है तो अपने दम, क्योंकि वो हिम्मती बहुगुणा के बच्चे हैं सब। अपने खाली देखिए, राजनीति में परिवार से कोई आगे नहीं बढ़ता। मैं चुनाव हारा था। हाँ, हारे थे आप भी। पहला चुनाव, हाँ, पहला चुनाव जाओ, दूसरा चुनाव हारा। तो ये कहना है कि किसी परिवार से आया हूँ इसलिए राजनीति में लोग डालते हैं। मैंने परिश्रम से लोगों का विश्वास जीत करके वहाँ पे फिर 2 बार जीते आप। और जीता, और पहली बार तब जीता जब कांग्रेस विधानसभा के चुनाव हार गई थी, तब मैं जीता। तो मैं, हर व्यक्ति इसमें पावर ट्रांसफर नहीं होता कि फादर नेता तो बच्चा भी नेता हो जाएगा। आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है। जैसे हमने राहुल गांधी के बाद कहा कि फादर नेता बेटा नहीं बन पा रहा, स्वीकार होना पड़ता है आपको। मुझे रिजेक्ट हुआ, हो सकता है कुछ सालों बाद जनता उनको स्वीकार कर ले, लेकिन जिस चरण में मैं, पर बीजेपी में मैं बात हूँ, अब बीजेपी में आप एडजस्ट अपने आप को आइडियोलॉजिकली कैसे करेंगे? देखिए, आपने कहा मोदी, तो मोदी आपके लीडर हैं, मोदी को देख के आप 2 चीजें हैं। सबसे पहली बात तो उत्तराखंड है। उत्तराखंड एक नया राज्य है, सेंटर से लड़के हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे जो रिसोर्सेज थे वो थे हाइड्रो एनर्जी। हमारी सारी हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट जो हैं सुप्रीम कोर्ट में रुके पड़े, कुछ करप्शन चार्जर लगे हुए लोगों के ऊपर। वो तो करप्शन, खैर मैं उस पर नहीं जाता। आपके ऊपर लगे, इनके ऊपर भी लगे, दोनों के ऊपर लग रहे हैं। हमने तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिए नहीं, तो करप्शन क्या चार्ज क्या लगे? 30,000 मेगावाट हम बिजली पैदा कर सकते हैं, हम नहीं कर पाए। हम उसका 10% भी नहीं कर पा रहे। हिमाचल बिजली बेच रहा है, हम बिजली खरीद रहे हैं। अगर हमारे रिसोर्सेज नहीं है
प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ने, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, जितना इन्होंने माइनिंग से और जितना एक्साइज पॉलिसी से जो गवर्नमेंट में रेवेन्यू आना चाहता, ट्रिमेंडस फॉल हुआ और सारा करप्शन भयंकर उसमें धांधलीबाजी हो रही, जिस वजह से हम लोग सब वो एलिगेशन की बात है, अभी तक एविडेंस कहीं नहीं आया ना। प्रूव है। जब राष्ट्रपति शासन था, एक नदी से 1 महीने में जितना पैसा मिला, उस नदी से 2 साल में उतना पैसा नहीं मिला खनन से। तो ये तो जब आप डेटा देंगे, मैं सब डेटा दे सकता हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ स्टेट है। तो जो मैं आपसे कह रहा था, देखिए कि केंद्र की सहायता से, केंद्र के सहयोग से ही राज्य आगे बढ़ेगा। नहीं, आरएसएस की आइडियोलॉजी को भी जो बीजेपी से जुड़ी हुई है, अब विजय बहुगुणा उसको भी तो उतना ही स्वीकार करेंगे जितना उन्होंने बीजेपी को स्वीकार किया है। देखिए, या आप आरएसएस को नहीं एक्सेप्ट करते हैं? देखिए, क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे? अगर देखिए, कोई ऐसा इशू नहीं है आज कि आरएसएस ने आज कोई ऐसा इशू नहीं उठाया है जो कन्फ्लिक्ट करता है हमारे स्टैंड से। नहीं, वो कहते हैं मंदिर बनाएंगे भी, का मोहन भागवत जी ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। नहीं, मैं आरएसएस की बात कर रहा हूँ। जो डिसीजन पार्टी लाइन किया, मैं पार्टी का आदमी, पार्टी लाइन ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा उसको स्वीकार। हाँ, पर आज मैं पार्टी से बंधा हूं। नहीं, आरएसएस के प्रति आपकी अभी भी उतनी श्रद्धा ज्यादा है क्या कम है पहले से? देखिए, श्रद्धा, मैं तो उनके श्रद्धा में रिस्पेक्टेबिलिटी, श्रद्धा मेरा अभी उनके साथ वो रिश्ता नहीं बना है कि मैं उनको समझ सकूं या मुझे समझ सके। अभी तो मैं भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा समय दे रहा हूँ। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, उनके जो नहीं, जैसे पहले आरएसएस के खिलाफ आप बोले हैं, अब तो नहीं बोल सकते आप। नहीं बोलने, देखिए, अगर आज बोलने का कोई ऐसा इशू ही नहीं है। नहीं, किस बात पे बोले? आरएसएस बदल थोड़ी ना गया है। आरएसएस भी वही है जो पहले जब आपने बोले थे आरएसएस के खिलाफ, उनकी आइडियोलॉजी तो वही है ना, सिवाय उनकी यूनिफॉर्म चेंज हो गई है। चाहे यूनिफॉर्म चेंज हो, चाहे उनकी आइडियोलॉजी, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी जो है आज कन्फ्लिक्ट में नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की फंक्शनिंग से। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है, आरएसएस की आइडियोलॉजी में क्या कहीं कन्फ्लिक्ट दिखता है आपको? देखिए, मैं अगर जो कट्टरपंथियों ने कुछ किया, गाय रक्षा के नाम पे प्रधानमंत्री ने कितना कठोर बयान दिया। जो दलितों पे कुछ अत्याचार हुआ, प्रधानमंत्री ने कितना कठोर बयान दिया। प्रधानमंत्री भारत के संविधान की वो खा रहे हैं कसम, कह रहे हैं कि मेरी गीता है। तो हम तो मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनकी नीतियों से आकर्षित होकर के और राज्य हित में इनके साथ खड़े हैं। तो आप भाजपावादी हैं, संघवादी नहीं हैं? मैंने अभी तक संघ की आइडियोलॉजी में जब ठीक से जाऊं, उनसे मिलूं, बात करूं, तो आज भाजपावादी है ना आपके, मतलब जो कहूँ विजय बहुगुणा जो है भाजपावादी हैं, संघवादी अभी नहीं बने क्योंकि समझे नहीं अभी, क्योंकि हमारा उनसे अभी तक एक जिसको बोलते हैं एक इंटरेक्शन नहीं हुआ। और इश्यूज जो है, आज कोई कंफ्लिक्ट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और वो कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रोज हो रहा है। गऊ के नाम पे लोगों को यूपी में देखा आपको, ये कहीं मास पड़ा, ये सारे आरएसएस के लोग, कांग्रेस का कहना है कि आरएसएस वाले करा रहे हैं। हर बात पे आरएसएस पे आरोप लगाना भी गलत है। हर जगह कट्टरपंथी हैं, मैं जानता हूँ, मैं कांग्रेस में रहा हूँ, कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं जो कट्टर विचारधारा के। लेकिन प्रश्न ये है, देखिए कि बैलेंस करने का जिम्मेदारी होती है प्रधानमंत्री की, बैलेंस करने की जिम्मेदारी है राष्ट्रीय अध्यक्ष। स्टेट लेवल पे क्या, अब यूपी में जो कुछ हो रहा है, जो कर रहे हैं यूपी के बीजेपी के एमएलए एमपी जो कर रहे हैं, वहाँ पर हर तरह के कम्युनल वहाँ पर टेंशन होती है। कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं, दोनों तरफ से कर रहे हैं। आपने देखा केरला में भी, आपने देखा रोज झगड़ा हो रहा है वहाँ पर। केरला में तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है वहाँ पर, आरएसएस के लोगों को मारा जाता है वहाँ पर। तो वायलेंस की पराकाष्ठा हो गई है। अब दलितों को मार, जैसे गुजरात में दलितों के ऊपर बीजेपी कुछ लोगों ने कहा, मध्य प्रदेश में कुछ कर दिया। आप ही देखिए, जो घटनाएं घटी, ये आरएसएस नहीं है, ये कुछ संगठन है जो अपने को बनते हैं रक्षक। ये आरएसएस नहीं था। और प्रधानमंत्री ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ा सख्त इसमें व्यू लिया और उसमें अपनी विचार प्रकट किए। उत्तराखंड में चुनाव होगा, तो विजय बहुगुणा की लड़ाई हरीश रावत से है या कांग्रेस पार्टी से? कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के जो वहाँ पे अब जो सेटअप, तो कांग्रेस तो खत्म हो गई ना। सतपाल महाराज चले गए, मैं चला गया, 10 लोग चले गए, वहाँ तो हरीश कांग्रेस है। और ये सबसे बड़ी गलती की है राहुल गांधी ने कि सारी कांग्रेस वहाँ हरीश रावत के पॉकेट में डाल दी। आज हरीश रावत नहीं पूछता दिल्ली को कि क्या करना है क्या नहीं करना। उन्होंने फ्रैंकेनस्टाइन बना दिया हमारा एक पॉलिटिकल, और वो अपनी कार्यशैली से स्वयं अपने को गिराएगा। हमको उसकी गिराने की जरूरत, मेहनत करने की जरूरत नहीं है भाई। अभी तक तो मेजोरिटी उसके पास है, कोर्ट ने भी आपके खिलाफ जजमेंट दे दी, आप एमएलए भी उसके साथ है, आपका डिसमिसल, बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग, ये कोर्ट का कहना है, मेरा कहना नहीं है कि आप लोगों ने, आपको लगता था डिफेक्शन लॉ में 9 लोग हैं, आपने इस्तीफा भी नहीं दिया था वहाँ से असेंबली से। एंटी डिफेक्शन, आप जज रहे हैं, आप वकील रहे हैं। तो सुनिए, मैं तो जज रहा, मैं वकील रहा, तो ये हमारा अधिकार है कि हम अपनी सदस्यता छोड़ें। अगर मान लीजिए सदस्यता छोड़ें, पर आपने तो पार्टी छोड़ी, जबकि आपने इस्तीफा देना चाहिए था ना असेंबली से, आपने इस्तीफा नहीं दिया असेंबली से। आप उसका कारण बताएं आपको क्या बात, मैं आपका समय तो बताता हूँ। मनी बिल पे हमने खिलाफ वोट किया, हमने इनको स्टूडियो में नहीं हराया था, हमने इनको विधानसभा में पट पे हराया।
हराया, मनी बिल को फेल किया। नहीं वो तो कोर्ट के रेफरेंस में आ गया, वो कोर्ट ने फंडिंग नहीं दी। स्पीकर का जजमेंट जो आया। अब सुप्रीम कोर्ट, आप तो वकील है ना, स्पीकर इज पावरफुल, जो उसने लिख दिया वही है पास। अब सुनिए ना, अब ये भी समय आ गया है कि अदालतें राष्ट्रपति के निर्णय को तो समीक्षा करेंगे, और स्पीकर जो एक पार्टीजन आदमी होता है, एक दल का होता है, उसके निर्णय पे आंख में पट्टी बांध लेंगे। जुडिशरी दोनों में होता है, अरुणाचल में भी यही हुआ, उत्तराखंड में भी यही हुआ। ये जो जुडिशियल निर्णय हुआ है, मैं उससे अग्री नहीं करता। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये अधिकार को स्पीकर पास रहना ही चाहिए डिस्क्वालीफाई करने का। अब चुनाव हो रहा है, ये सुन लीजिए, ये डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार होना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। अब क्योंकि इसके ऊपर रिव्यू होगा, जब कुछ बनेगा तब देखेंगे। संविधान में भी अब समय आ गया है कि स्पीकर से आप अधिकार हटा दीजिए। स्पीकर होता है एक पार्टी का आदमी, अगर हम उस पार्टी के खिलाफ वोट देंगे तो वो कह देगा नहीं आपने वोट नहीं दिया, सरकार। सर हर जगह आपका बीजेपी सरकार जब बनी, वो भी वहाँ भी इफेक्टेड हो गए, सब स्पीकर इफेक्टेड हो जाएंगे। नहीं तो स्पीकर से पावर हटा के आप इलेक्शन कमीशन को, चलो वो तो होगा, पर अब चुनाव होने जा रहा है, डिस्क्वालीफाई करने की पावर आप स्पीकर को दो, हाई कोर्ट को दो। अब चुनाव आ रहा है, वहाँ झगड़ा जो चल रहा है, जो मैं अखबारों में पढ़ता हूँ कि ये आप जिन 9 लोग गए हैं वहाँ, पहले बीजेपी के लोग आ रहे थे आपसे, उनको हटा के आपको टिकट देना बड़ा मुश्किल होगा पार्टी को। एक पार्टी, एक बहुगुना बीजेपी हो गई, एक जेन्युइन बीजेपी पुरानी हो गई, तो 2 बीजेपी बन गई वहाँ पर। देखिए ये सब एक मिथ्या है। राजनीति में ऐसा नहीं होता है, चुनाव में ऐसा नहीं होता है। लोग उनको लाया जाता है जो जीत सकते हैं, कोई इसमें चैरिटी नहीं होती। तो आप चुनाव लड़ेंगे? अगर चावला जी आप चुनाव नहीं जीत सकते तो कोई दल आपको टिकट नहीं देगा, चाहे मैं आपका बड़ा मित्र हूँ। हाँ, यही पार्टी में होता है, पार्टी समीक्षा करती है, पार्टी देखती है कि कौन जीत सकता है, कौन नहीं जीत सकता, और जो जीतने वाले लोग होते हैं उन्हीं को लड़ाया जाता है पार्टी में, और वहाँ उस पार्टी के साथ उनकी अब संबद्धता होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है, चुनाव होंगे, चुनाव के पहले समीक्षा चल रही है, हम लोग की कई मीटिंगें चल रही हैं, प्रचार चल रहा है, तो हम भी चाहेंगे कि वह सरकार बनने के लिए जो जीत सकता है उसको लड़ाया जाए। नहीं, आप मेरा तेरा नहीं होता। नहीं, आप चुनाव अभी कैंडिडेट तो होंगे ना? चुनाव मैं नहीं लड़ रहा। आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? चुनाव नहीं लड़ रहा। तो आप चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी नहीं है? वो कतई नहीं हूँ, जब मैं लड़ ही नहीं रहा तो मैं कहा हूँ। नहीं, कई बार आप पहले भी तो बने थे जब आप मेंबर ही थे। तो देखिए, मेरी पूरी राजनीति इस समय दबाव की नहीं थी, कांग्रेस पे दबाव नहीं डाला। नहीं, मैं समझ गया, बीजेपी। मैं इसमें चाह रहा हूँ कि चुनाव होने जा रहे हैं, बहुगुना के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ेगी या वहाँ के लोकल नेतृत्व में लड़ेगी? बहुगुना एक प्रचारक है, एक टीम वर्क होगा, टीम का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, और ना ही मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, मुख्यमंत्री बनने का ना मेरा कोई स्वप्न है, ना इरादा, ना इस तरह की कोई वार्ता है मेरी बीजेपी के साथ। केंद्र में रोल प्ले करेंगे अपना। देखिए, बहुत राष्ट्रनीति, जुडिशरी देख लिया, पार्लियामेंट देख लिया, स्टेट देख लिया, तो मैं कंटेंटेड आदमी हूँ। मेरा ये नहीं है कि फिर राजनीति में क्यों है आप? फिर राजनीति में अपने राज्य के लगाव से अपने राज्य को सही दिशा में सही लोगों के हाथ में देना चाहता हूँ। तो इसका मतलब आप सेंट्रल की पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और बेटे को वहाँ से चुनाव लड़ाने की कोशिश करेंगे? अभी तो मैं क्या नहीं कह सकता कि मैं आगे, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, लेकिन आज उत्तराखंड की राजनीति जो है, जो चुनाव है, उसमें हमारा प्रथम लक्ष्य है कि वहाँ हरीश रावत को मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, कांग्रेस को नहीं। कांग्रेस तो वहाँ खत्म है, इट इज हरीश कांग्रेस। नहीं, मैं तो विजय बहुगुणा का फ्यूचर क्या है, मैं उसके साथ है। इसका जवाब तो अमित शाह जी बता दे, अमित शाह जी और मोदी जी देंगे। ठीक है, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की सच्ची बात। सच्ची बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे सच्ची बात इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार और जय हिंद।